Hello everyone. So today we are going to start about non-experimental designs. हमने experimental designs पढ़ लिए थे. So अब हम पढ़ेंगे non-experimental designs. तो as a name suggests non-experimental. तो यहाँ पे कोई भी experiment नहीं हो रहा. इसका मतलब कि कोई भी experiment नहीं हो रहा है ना. मतलब कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा तो हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे अपनी स्टडी के अंदर. हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर रहे. ठीक है, हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे. हम अपनी स्टडी को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टडी करेंगे बिल्कुल. ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में उसका इफ़ेक्ट देखेंगे, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करेंगे. सो एवरीथिंग विल बी गोइंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट. कि हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगी. सो सर्वे स्टडीज़ मतलब कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जो होते हैं दे आर फर्दर क्लासीफाइड हैं. तो उसमें सबसे पहला टाइप आता है सर्वे स्टडीज़. सर्वे का मतलब होता है बेसिकली टू लुक एट और टू एग्जामिन, ऑब्जर्वेशन करना बेसिकली. एक सपोज़ करो आप लोगों से सर्वे लेते हो जाके. आप सपोज़ करो किसी डेयरी में गए हो, आप डेयरी में जाके देख रहे हो कि वहाँ पे किस तरीके से मिल्क को प्रोसेस किया जाता है, सैचुरेट किया जाता है, रिफ़ाइन किया जाता है, फिर उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे जाके ऑब्ज़र्व कर रहे हो हर चीज़. तो उसको हम बोलेंगे बेसिकली सर्वे करना. ठीक है, एक ओवरव्यू ले रहे हो, अब वो सर्वे हो गया आपका एक तरीके से. ठीक है, अब नर्सिंग प्रोफेशन में किस तरीके से हम बेसिकली सर्वे को यूज़ करते हैं. नर्सिंग प्रोफेशन में हम सर्वे को कैसे ले सकते हैं. लाइक हम पेशेंट के डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम सर्वे ले सकते हैं. लाइक पेशेंट का क्या, उस पेशेंट की क्या लेवल ऑफ परसेप्शन है, क्या उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्या उस पेशेंट की हेल्थ नीड्स हैं. ठीक है, क्या पेशेंट का एक सोचने का तरीका है, क्या उसका एटीट्यूड है किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन को लेके, उसकी केयर को लेके. ठीक है, हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या वो फॉलो करता है. तो उस सब चीज़ों के बारे में अगर हम सर्वे करेंगे तो हमें डाटा मिल जाता है. एग्जाम्पल है जैसे कि अ स्टडी टू असेस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पोस्ट नेटल डिप्रेशन अमंग द पोस्ट नेटल मदर्स. ठीक है, तो यहाँ बता रखा है कि जो पोस्ट नेटल मदर्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन अमंग द पोस्ट नेटल मदर्स. तो ये स्टडी करी गई है कि ऐसे कौन से ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन करवाते हैं बेसिकली. जैसे कि सपोज़ करो लाइक लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स. अब ठीक है, फैमिली या हस्बैंड से, पार्टनर से सपोर्ट अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा, लव एंड केयर नहीं मिल रहा, बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करता है, रोता रहता है एंड डिमांडिंग बेबी है, तो मदर नहीं उसकी इतनी अच्छी तरीके से केयर कर पा रही है एंड बहुत सारा काम होता है. सपोज़ करो मदर इज़ वर्किंग एज वेल. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, तो वो कोप नहीं कर पा रही, स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है एंड पोस्ट नेटल डिप्रेशन ये कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन को अमंग पोस्ट नेटल मदर्स, इसके बारे में स्टडी करी गई. तो सर्वे करेंगे अमंग पोस्ट नेटल मदर्स. ठीक है, ये हमारी सर्वे स्टडी हो गई. उसके बाद हमारी सेकेंड टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में आता है कोरिलेशनल स्टडीज़. कोरिलेशनल स्टडीज़ जो हमारी होती है एज द नेम सजेस्ट, कोरिलेशन मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है. ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है. ठीक है, कि किस तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेट कर रहा है. ठीक है, वो बताता है हमें कोरिलेशनल स्टडीज़. ठीक है, और कोरिलेशनल स्टडीज़ आपने वैसे ये स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ोगे, हाउ टू फाइंड कोरिलेशन. ठीक है, तो कोरिलेशनल स्टडीज़ हमें बताता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, क्या वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या वो नेगेटिव रिलेशनशिप है. लाइक सपोज़ करो पॉजिटिव रिलेशनशिप का मैं एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत सिंपल सा, कि लाइक हाई आईक्यू वाले स्टूडेंट्स जो होंगे उनके जो स्कोर्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी ज़्यादा होंगे, दोनों के दोनों ज़्यादा होंगे. जो हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स होंगे मतलब कि, और उनके स्कोर्स ज़्यादा हैं, मतलब कि सपोज इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आईक्यू बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे उनके स्कोर्स भी बढ़ रहे हैं.
ठीक है, ये चीज़ हमें बता रही है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों दो वेरिएबल्स हैं, IQ हमारा एक वेरिएबल है, स्कोर्स हमारा एक वेरिएबल है, दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब कि दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब दूसरा लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल। नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड कम होती है किसी भी एक प्रोडक्ट की। ठीक है, तो अब भाई जो गरीब लोग होंगे, महंगाई बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स वो सस्ती चीज़ों पे जाएंगे ना, कोई भी हाई क्वालिटी वाली चीज़ पे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं, तो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई मतलब कि इन्फ्लेशन हो रही है बेसिकली वी कैन से। ठीक है, इन्फ्लेशन हो रही है, ये हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, जैसे जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, महंगाई हो रही है, तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड हो जाएगी वो बेसिकली कम हो जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास लोग, लो मिडिल क्लास लोग वो तो नहीं लेंगे ना, तो डिमांड ऑफ क्वालिटी बेसिकली वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कोरिलेशनल स्टडी। सो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि a correlational study to assess the relationship between stress and coping behavior seen among the patients with myocardial infarction in a selected hospital। तो अब यहाँ पे देखा गया है कि लाइक जो पेशेंट्स विद मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है, उनको MI आया है बेसिकली, वहाँ पे उन पेशेंट्स में देख रहे हैं कि स्ट्रेस में और कोपिंग बिहेवियर में क्या रिलेशन है। ऑफकोर्स अगर उनका कोपिंग बिहेवियर अच्छा होगा तो स्ट्रेस कम होगा, ठीक है, एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो एक को रिलेशन हो गया ना कि स्ट्रेस और कोपिंग बिहेवियर में एक तरीके से रिलेशन है, को रिलेशन है, जो बाद में जाके इम्पैक्ट कर रहा है किसको, मायोकार्डियल इन्फाक्शन करवा रहा है वो, बेसिकली ये इफेक्ट आ रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो इफेक्ट है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ हमारे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आता है एक्सपोज्ड फैक्टो स्टडीज़। एक्सपोज्ड फैक्टो का मतलब यही होता है कि आफ्टर द फैक्ट, इसका मतलब ये है कि एक इवेंट हो चुका है, ठीक है, एक इवेंट हो चुका है, ठीक है, अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, उसके बाद उसका जो इफेक्ट आ रहा है हमने उसको बेसिकली उसको स्टडी करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सुनामी सर्वाइवर्स में बेसिकली देखा गया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स अमंग सुनामी सर्वाइवर्स। इससे भी, इसको भी छोड़ो, एक एग्जांपल बहुत सिंपल से लेते हैं, अर्थक्वेक हिट एरिया। ठीक है, एक जगह पे अर्थक्वेक आ चुका है, ठीक है, वो वाला एरिया, हमें वहाँ पे बेसिकली क्या करना है, एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च करनी है, अपनी एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च करनी है। तो अब यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो हो चुका है, अब यहाँ पे हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं करी है रिसर्च में, ठीक है, नेचुरली हुआ है, अर्थक्वेक हमने तो करवाया नहीं है, नेचुरली हुआ है, कोई मैनिपुलेशन हमने नहीं करी, कोई रिसर्च हमने नहीं करी, तो कोई भी मतलब कि इंटरवेंशन हमने नहीं करी, तो ये क्या है, ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, तो अब हमने अर्थक्वेक ऑलरेडी हो चुका है, अब हमने उसका इफ़ेक्ट देखना है कि वहाँ की पॉपुलेशन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, वहाँ पे लाइफ्स पे, लोगों की लाइफ्स पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, क्या हेल्थ नीड है वहाँ पे लोगों की, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई हैं, क्या वहाँ पे उनको हेल्थ सप्लाई मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है, मेडिकेशंस, फूड वगैरह सब कुछ मिल रहा है, किस चीज़ की शॉर्टेज तो नहीं है, हेल्थ पर्सोनल्स की शॉर्टेज तो नहीं है, ये सब कुछ हम इफ़ेक्ट जो है हम बेसिकली स्टडी करेंगे एक्सपोज्ड फैक्टो स्टडीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुनामी सर्वाइवर्स का इन्होंने दे रखा है कि जो सुनामी में सर्वाइव कर जाते हैं तो उनमें कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के। तो ये बेसिकली इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD जो है हमारा, ये तो हमारा इफ़ेक्ट हुआ ना सुनामी का, तो ये हम यहाँ पे बेसिकली हम रिसर्च कर रहे हैं एक्सपोज्ड फैक्टो। ठीक है, आफ्टर दैट पर्टिकुलर इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, उसके बाद जो इफेक्ट आया है उसको हम बेसिकली यहाँ पे एक्सपोज्ड फैक्टो रिसोर्स स्टडीज़ में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता कंपैरेटिव स्टडीज़। कंपैरेटिव स्टडीज़ जैसे नाम बता रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम बेसिकली, कंपेरेटिव स्टडीज़ एज अ नेम सजेस्ट कि कंपेयर कर रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है, दो ग्रुप्स को हम कंपेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल के लिए। ठीक है, एक वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है दो ग्रुप्स पे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, इससे आप बहुत इजीली समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि कंपेरेटिव स्टडी करी गई है किस पे, दो ग्रुप्स हैं, एक एनीमिक एडोल्सन गर्ल्स हैं और एक नॉन एनीमिक एडोल्सन गर्ल्स हैं। ठीक है,
इनके डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या है। ये हमारा डाइटरी प्रैक्टिसेस जो होगा, हमारा डाइटरी प्रैक्टिसेस जो है ये हमारा इट इज़ बेसिकली अ वेरिएबल कि डाइटरी प्रैक्टिसेस जिसकी अच्छी होंगी वहाँ पे एनीमिया होने के चांसेस कम होंगे, जिनकी नहीं अच्छी होंगी वहाँ पे ऑफकोर्स होंगे, तो वो नॉन एनीमिक है। तो हम ये कंपेरेटिव स्टडीज़ कर रहे हैं, स्टडी करेंगे इसमें कि एनीमिक या नॉन एनीमिक एडोलसेंस में उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस को हम स्टडी कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंपेरेटिव स्टडीज़ में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, कंपेयर करते हैं दो ग्रुप्स को एक वेरिएबल पे, ठीक है, सम डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। देन कम्स आवर इवैल्यूएटिव स्टडीज़। इवैल्यूएटिव का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट करना किसी चीज़ को असेस करना, ठीक है। किसी चीज़ को असेस करना मतलब कि किसी चीज़ के आउटकम को असेस करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं आगे। वैसे इवैल्यूएटिव स्टडीज़ जो होती है ना वो लार्ज स्केल पे करी जाती है। जैसे गवर्नमेंट होती है, हमारी गवर्नमेंट चलाती है, इवैल्यूएटिव स्टडीज़ करती है, वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स जो लॉन्च करते हैं उनको अब वो इवैल्यूएट भी करते हैं ना बाद में कि अब हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हमें आउटकम दे रहा है, वो किस तरीके से लाइक उसका आउटकम अच्छा है नहीं है, तो उसको इवैल्यूएट जब वो करते हैं ना उसको इवैल्यूएटिव स्टडीज़ कहते हैं, ठीक है। वो बड़े नेशनल लेवल पे बेसिकली होती हैं ज़्यादातर ये जो इवैल्यूएटिव स्टडीज़ होती है। लाइक जैसे सिंपल एग्जांपल है, जो प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए अब उन्होंने देखना है ना कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है उस प्रोग्राम की। और इसके अलावा जैसे कि हमने सपोज़ करो टीचिंग मेथड के थ्रू हमने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हमने टीच किया, बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड करी रिगार्डिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। अब हमें इफ़ेक्टिवनेस चेक करनी है, हमें इवैल्यूएट करना है कि हमारे टीचिंग मेथड कितना इफ़ेक्टिव था, ठीक है। तो वो हमारी इवैल्यूएटिव स्टडी हो जाएगी, हमने इफ़ेक्टिवनेस चेक करनी है टू स्टडी टू असेस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड ऑन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हमारा इवैल्यूएटिव स्टडी किसी भी तरीके से हो सकता है कि हम वहाँ पे पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं, उनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो तरीके की इवैल्यूएटिव स्टडीज़ होती हैं, प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड समेटिव और आउटकम इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएटिव सर्वेज होते हैं, सर्वे का आपको पता ही है, ऑब्जर्व करना। इवैल्यूएटिव सर्वे वही जैसे कि अब कोई भी प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने चलाया है कोई प्रोग्राम, ठीक है, अब वो कितना अच्छी तरीके से ऑपरेट हो रहा है, वर्क कर रहा है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए ऑब्जर्व करा जा रहा है, दैट इज़ इवैल्यूएटिव सर्वे हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो इसके बाद एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, हाउ इफेक्टिव इज़ द वर्कशॉप इन टीचिंग नर्सिंग पर्सोनल्स टू डील विद द लाइफ स्किल एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट नर्सेस, ठीक है। कि अगर हम नर्सिंग पर्सोनल्स को टीच कर रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग पर्सोनल्स को हम पढ़ा रहे हैं किसके बारे में, लाइफ स्किल एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट नर्सेस, ठीक है, कि वो स्टूडेंट नर्सेस की कैसे लाइफ स्किल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करें, तो उसमें क्या इफेक्टिवनेस होगी उस वर्कशॉप की, तो वो इवैल्यूएट करने के लिए इवैल्यूएटिव स्टडीज़ करी जाती हैं। इसके बाद हमारी आती हैं, लास्ट होती हैं मेथडोलॉजिकल स्टडीज़। एक मेथड होता है, बेसिकली मेथड के थ्रू चलती है स्टडीज़। लाइक पहले जैसे कि हमारा नॉर्मल रिसर्च में भी होता है कि पहले हम मेथडोलॉजिकल होती है हमारी रिसर्च, कि हम पहले मेथड लाइक डेवलपमेंट करेंगे रिसर्च स्टडीज़ या रिसर्च स्टेटमेंट डेवलप करेंगे, फिर हम लाइक फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे हम उसको, फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पे टूल्स हो गए, हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो उनको हमने डेवलप करा, हमने उनको फिर टेस्ट करा, फिर हमने उनको इवैल्यूएट करा। इससे एग्जांपल से हमसे समझोगे, जैसे कि हमने एक टूल डेवलप करा है, ठीक है, जिस टूल का नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट चार्ट, ठीक है। ये हमने टूल को पहले क्या करा, डेवलप करा है। तो हमारा मेथडोलॉजिकल में हमने पहली चीज़ पढ़ी थी कि डेवलपमेंट हो रही है किसी चीज़ की, तो डेवलपमेंट ऑफ टूल कर दी हमने, जो टूल का नाम था क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट। उसके बाद हमने किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, टू असेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स, मतलब कि क्या करने के लिए, टू असेस करने के लिए। असेस का मतलब असेस देख रहे हैं हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जो कैंसर पेशेंट्स है, एडवांस स्टेज में जो कैंसर पेशेंट्स है उनकी लाइफ किस तरीके से होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, ये असेस करने के लिए हमने एक टूल को डेवलप करा है, ठीक है। अब हम अपने आउटकम को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, वो हम कर रहे हैं थ्रू पैलिएटिव केयर, ठीक है। तो पैलिएटिव केयर के आउटकम को हम बेसिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये हमारा पूरा मेथडोलॉजिकल हो गया। पहले हमने डेवलप करा, फिर हमने उसको असेस करा, ठीक है, अपने टूल को असेस करा, उसके बाद हमने आउटकम को इवैल्यूएट करा। ये हमारा एक मेथड के तरीके से हो गया, मेथडोलॉजिकल स्टडी हो गई। देन ख़त्म हो गया, थैंक यू सो मच। हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं।
ठीक है। तो अब हमारे जो रिसर्च डिज़ाइंस थे एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल जो थे हमारे, ये ख़त्म हो गए। क्वांटिटेटिव के अंदर आ रहे थे ये बेसिकली, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव के अंदर आ रहे थे, तो वो हमने ख़त्म कर दिए हैं बेसिकली। अब हम क्वालिटेटिव पे आएंगे, बाद में करेंगे वो। सो अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर ये वीडियो मुझे पता है थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है, बट अगर आप चाहो बेकार लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूँगी फिर से ये वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।